और मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, या मैं ये कहूं कि बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। वो मैं बताऊं उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में कहा, तेलंगाना में आपको ये जानकारी होगी कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही जो भाग्यनगर में संपन्न हुई, और वहां से प्रधानमंत्री ने एक बात कही, खासकर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे ऐसा लगता है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो उनको लेकर एक सबका समर्थन मिलेगा और वो एक सर्वसम्मति से चुनाव जीत जाएंगे। अब सवाल ये, मतलब जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका मतलब ये है, तो अब सवाल उठता है कि तो भाई यशवंत सिन्हा का क्या होगा। यशवंत सिन्हा को तो विपक्ष ने बड़े जोर शोर से अपना उम्मीदवार बनाया। अब यहीं पर पेच फंस गया। असल में जिन्होंने उम्मीदवार बनाया, अब ऐसा लगता है कि वो 2012 के इतिहास को दोहराएंगे। तो उम्मीदवार किसने बनाया? देखिए, उम्मीदवारी का प्रस्ताव तो ममता बनर्जी ने रखा, और ममता बनर्जी की पार्टी में ये शामिल हुए और फिर टीएमसी के हो गए। पहले तो ये भगवा धारण किया करते थे, हालांकि जब से ये टीएमसी के हुए हैं, या हम ये कहें कि जब से ये जो भाजपा है उसके विरोधी हुए हैं, तब से विचारधारा की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी की बात छोड़ दी है इन्होंने। कह रहे हैं मसला आइडेंटिटी का नहीं, मसला आइडियोलॉजी का है। तो चलिए, उसी आइडियोलॉजी के आधार पर ममता बनर्जी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा और विपक्ष तैयार हो गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने प्रस्ताव रखा उन्होंने मन बदल लिया है, वैसे ही जैसे 2012 के चुनाव के समय उन्होंने बदला था। 2012 में नाना करते हुए उन्होंने फिर प्रणब मुखर्जी के पक्ष में वोट दिया टीएमसी ने। अभी कुछ वैसी ही परिस्थिति अब बनती दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी वजह उनका अपना राज्य है। उस राज्य की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों ने उनको बाध्य कर दिया है कि अब वो इधर और उधर देखने की बजाय सीधे देखें, और वो है एनडीए के उम्मीदवार और भावी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। समस्या क्या है? वो आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जिन लोगों ने इनके सिर पर, मतलब यशवंत सिन्हा के सर पर सेहरा बांधा, अब वही नमस्कार करने पर आ गए हैं। तो उसमें हम बात ममता बनर्जी की करेंगे और फिर आगे चलेंगे। और असल में आगे हम इसलिए कहने चलेंगे क्योंकि दक्षिण में जिन राज्यों में वो टहल कर आए हैं वहां भी एक पेच नया फंस गया है। वो क्या है उसको भी हम बताएंगे। तो पहले तो ममता बनर्जी की दुविधा, और दुविधा नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो करेंगी, और एक तरह से वो संकेत दे रही हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 2019 में 18 सीटें जीती थी। अब उनके लिए बड़ी समस्या ये हो गई है कि भाजपा की स्थिति वहां कमजोर की जाए, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग एक बात कह रहे थे और एक चर्चा भी थी कि पश्चिम बंगाल में अब भाजपा 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। लेकिन ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर भाजपा फिर वो प्रदर्शन दोहरा सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो जो उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है उसको बड़ा गहरा धक्का लगेगा, क्योंकि वहां पर 42 सीटें हैं, और जब आप 42 जीतेंगे तब आप बड़ी दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 10 सीट भी जीत पाएगी, बहुत मुश्किल है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर निकलिए तो महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है, तो वहां 48 सीटें हैं। वहां विपक्ष में इतना दमखम नहीं है कि वहां वो आधी सीट भी जीत पाए। आधी तो बड़ी बात मैंने कह दी। तो इसलिए जो पूरा दामोदर है वो है पश्चिम बंगाल पर। उनको लगता है कि अगर हम यहां से सीटें निकाल लेंगे, और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब कोई प्रधानमंत्री वाला मसला उठे तो वो अपने दावेदारी पेश कर सके। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए वो अब इस लाइन पर चल रही हैं कि हमें जो एनडीए के उम्मीदवार हैं ये समर्थन करते हुए दिखना जरूरी है।
7 से 8% जो है वोट है इस जनजातीय समाज का पश्चिम बंगाल में। और ये वही समाज है जिसकी वजह से 18 सीटें, मतलब ये वोट एक मुश्त गया था भाजपा के लिए। और इन इलाकों में जो जंगल महल वाला इलाका कहा जाता है, इसमें बड़ी मजबूत स्थिति है भाजपा की। तो ममता बनर्जी को अब ये लग रहा है कि नहीं, यहां पर भाजपा को पैठ नहीं करने देनी है। और वैसे भी यहां भाजपा मजबूत है। और अब तो बाकायदे भाजपा इस बात को उठा भी रही कि देखिए वो जो है किस तरीके से जनजातीय समाज के जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध कर रही है, ये बात हो रही है। लेकिन वहां के आप ये कहिए कि इंटेलिजेंसिया में एक चर्चा आम है कि वो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको लेकर सॉफ्ट हैं। उसकी 2 वजह बताई जा रही है, एक वो महिला है और दूसरी वो जनजातीय समाज से आती हैं। तो अगर वो सॉफ्ट हैं तो जाहिर सी बात है, एक तो जो भावनात्मक एंगल है वो हाई है, लेकिन एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला भी मसला है जिसकी वजह से अब ये लग रहा है कि जैसे 2012 में ममता बनर्जी ने बाद में प्रणब मुखर्जी को वोट किया, उसी तरह अब कहीं ऐसा ना हो कि अंत आते आते वो ये मन बना ले कि नहीं, एक महिला और एक जनजातीय समाज की होने की वजह से हम इनका समर्थन करेंगे। ऐसी स्थिति में तो आप देखिए यशवंत सिन्हा को तो बड़ा धक्का लगा। अब तो आइडियोलॉजी चली गई, क्योंकि जिन्होंने इन्हें उम्मीदवार बनाया वो तो अब आइडेंटिटी पर वोट करने जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इस पश्चिम बंगाल में जो वाम है, वाम की भी नजर इस समाज के वोट पर है। यह बात ठीक है कि केरल की राय अलग है, क्योंकि केरल में सिर्फ 2 सीटें हैं जनजातीय समाज के लिए आरक्षित, तो वहां पर उस तरह की परिस्थितियां नहीं है। लेकिन यहां लोकसभा और विधानसभा 4 के आसपास लोकसभा और तकरीबन मुझे लगता है कि दर्जन भर से ज्यादा सीटें ये समाज जो है प्रभावित कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल में वाम का भी एक स्टेक है, ये आप समझिए। और वाम भी मानता है कि नहीं, उम्मीदवार के तौर पर तो ठीक है। ठीक, तो आप देखिए 2 तो हो गए। अब जिसमें ये वाम वाला पेच है, ये वाम ही है। जब प्रस्ताव आ रहा था तो वाम ने कहा था कि अगर ये टीएमसी की सदस्यता छोड़ दें तो यशवंत सिन्हा के लिए बहुत बेहतर होगा। यशवंत सिन्हा ने सदस्यता भी छोड़ दी। फिर भी अब इन लोगों को लग रहा है कि एनडीए ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो ज्यादा सही है। उसकी वजह है वो अपनी इलेक्टोरल मजबूरी। अब आप देखिए कि इस मजबूरी के कारण अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, टीआरएस जो है यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा है। क्या जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी स्थानीय पॉलिटिक्स को देखते हुए इस तरीके का आप ये कहिए कि एक संकेत दिया, तो क्या यह संभव नहीं है कि कल को टीआरएस की तरफ से भी इस तरह का संकेत मिल जाए? अरविंद केजरीवाल ने कोई संकेत तो नहीं दिया है, लेकिन यह पूरी संभावना है कि वो यशवंत सिन्हा की तरफ मुड़ेंगे, वो एनडीए के उम्मीदवार के साथ जाएंगे, क्योंकि जिन 3-4 स्टेटों में वो लगे हुए हैं वहां इस समाज की अच्छी खासी हिस्सेदारी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और उसे वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा ये बताने से गुरेज नहीं कर रही है कि देखिए एनडीए का उम्मीदवार का टीएमसी विरोध कर रही है, मतलब उनका समर्थन नहीं कर रही है, तो जाहिर तौर पर वो गुजरात में भी इसे मुद्दा बनाएगी, जहां पर तकरीबन 14% आबादी इस समाज की है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यहां भी मामला एनडीए के पक्ष में जाएगा। यह अलग बात है कि जब यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया तो उसमें एक चीज यह भी सोची गई थी कि इनको तो आम आदमी पार्टी भी समर्थन करेगी, क्योंकि उनके साथ संबंध अच्छे रहे। तो अब यहां भी मामला खिसक गया। कांग्रेस का मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार कह रहा हूं कि अंतिम समय तक स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। अब देखिए ये कर्नाटक गए हुए थे, कर्नाटक में ये कांग्रेस से तो मिले, लेकिन ये जनता दल सेकुलर से नहीं मिले। और देखिए जनता दल सेकुलर को लेकर राज्यसभा चुनाव के समय से ही मतांतर ये बात कह रहा था कि वहां जो परिस्थितियां हैं उससे लगता है कि जनता दल सेकुलर
राज्यसभा वाले चुनाव में भी और बाद में राष्ट्रपति चुनाव में भी भाजपा के साथ खड़ा होगा। तो इस तरह के संकेत तो जनता दल सेकुलर ने दे ही दिए हैं। बाकी और तमाम दल जो गैर भाजपाई हैं, उसमें बसपा हो, माफ करिए गैर एनडीए के हो, बसपा हो और शिरोमणि अकाली दल हो, फिर बीजू जनता दल हो, फिर ये जगन मोहन रेड्डी हो, तमाम लोग तो अपना जो है समर्थन दे चुके हैं। ये लोग बोल भी चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी संकेत दे रही हैं, उसी तरीके से और लोगों में हेमंत सोरेन और आम आदमी पार्टी है जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। हमको लग रहा है कि हेमंत सोरेन भी जाएंगे उधर ही, क्योंकि मसला जिस समाज की उम्मीदवार को एनडीए लेकर आई है, वो उसी की पॉलिटिक्स ये करते रहे, इसलिए हेमंत सोरेन मुझे नहीं लगता इधर उधर जाएंगे। और दूसरा, आम आदमी पार्टी भी ऐसा नहीं जान पड़ता है कि इधर उधर जाएंगे, चूंकि अपनी इलेक्टोरल मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये कहना मुनासिब नहीं है कि जिन लोगों ने सेहरा बांधा और जिनके बल पर सेहरा बांधा गया, अब उन्हीं लोगों ने ऐसा मालूम पड़ता है कि यशवंत सिन्हा को नमस्कार कर दिया है। और देखिए, यशवंत सिन्हा भी ये मान के चल रहे हैं कि उनके लिए डगर आसान नहीं है, तभी वो ये कह रहे हैं बार बार कि जो भाभी महामहिम है वो भी वे मान रहे हैं, और उनका नाम लेकर वो कह रहे हैं कि वो वादा करें कि रबर स्टैंप नहीं होंगे। और दरअसल वो जितनी बार उनको रबर स्टैंप कह रहे हैं, असल में उतनी बार वो उस समाज और उस वर्ग को आहत कर रहे हैं जिस वर्ग से वो आती हैं और जिस समाज से वो आती हैं। इसीलिए अब ये भी लगता है कि जो विपक्ष का एक बड़ा धड़ा जो है, उनके इसी आक्रमण की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनसे कन्नी काट ले और उनकी स्थिति जो संभवतः ठीक हो सकती थी, मतलब एक सम्मानजनक हो सकती थी, उसमें भी गड़बड़ी आ जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होगा। पर अब ये संकेत साफ है कि राष्ट्रपति चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और खासकर तब जब जो लोग इनके साथ खड़े थे, या आप कहिए जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा, जब उन लोगों का मन बदल रहा है तब। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।